सर सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का समय बचा है। और ये 20 दिन सोच सोच के ना मेरा दिमाग प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजाई जा रही है कि क्या होगा, कैसा लेवल रहेगा पेपर का, क्या मैं अटेंड कर पाऊंगा, कैसा मैं अटेंड करूंगा, मेरे क्या नंबर आएंगे, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम हर एक पेपर के बारे में बात करेंगे कि क्या प्रोडक्शन है हमारी, क्या लेवल रह सकता है पेपर का। और इसके बाद हम बात करेंगे आपको क्या करना है इस आखिरी टाइम के अंदर, इन 20 दिनों के अंदर, जिस तरीके से आप इसका ये अटेम्प्ट निकाल पाए। तो बेटा आपको पता है आपके 4 पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर इज अकाउंटिंग, सेकंड इज लॉ, थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपको पता है पिछली बार का हमारा सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स का एग्जाम था वो भी लेंथी आया था, और पिछले 2-3 अटेम्प्ट से हम देख रहे हैं कि पेपर लेंथी आ रहा है। अब न्यू जो स्कीम है उसके अंदर भी जो अकाउंटिंग का पेपर है ना, आप मान के चल सकते हैं, देखो पेपर मुश्किल तो नहीं बना सकता आईसीआई, क्योंकि आपको पता है कि यार सारे के सारे क्वेश्चन लगभग बन चुके हैं, क्वेश्चन उन्हीं को घुमा फिरा के एक दो तरीके से पूछ लेगा, तो पेपर डिफिकल्ट बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। पेपर डिफिकल्ट करने का सिर्फ आईसीआई के पास एक ही तरीका है कि पेपर को लेंथी कर दिया जाए। और अकाउंटिंग का पेपर हम मान के चल सकते हैं कि यार ये पेपर आपका लेंथी हो सकता है, और हो सकता क्या है, होगा ही। ठीक है जी, मतलब लेंथी होगा, पेपर लेंथी होगा, और पेपर लेंथी होगा अगर, तो उसको डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी उस सब्जेक्ट के अंदर कमांड बहुत अच्छी हो, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करी हो। पेपर वैसे अगर मैं बात करूं कंसेप्चुअली, ऐसा कोई नया पॉइंट देखने को नहीं मिल सकता आपका, एक आधा पॉइंट के अलावा। पेपर एवरेज से अबव रहेगा क्योंकि लेंथी होगा। ये लेंथी पेपर में होता क्या है कि आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको 8 नंबर में पूछ लिया, ऐसे ही 10 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछ लिया, ये होता है आपका पेपर लेंथी होने का मतलब। तो अकाउंटिंग के पेपर के अंदर आपको थोड़ा सा लग सकता है डर, क्योंकि वो लेंथी हो सकता है, और लेंथी पेपर को डील करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप स्टार्टिंग से स्पीड बना के चलेंगे। खैर उसके बारे में हम पूरी की पूरी आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे कि किस तरीके से आपको पेपर अटेंड करना है अगर पेपर लेंथी आ रहा है तो अकाउंटिंग के पेपर के बारे में हम आपको ये बोल सकते हैं कि यार पेपर लेंथी रहेगा, और थोड़ा सा आपको कह सकते हैं अबव एवरेज रहेगा। ठीक है जी, और ये हम कह रहे हैं अपने सीए फाउंडेशन के प्रीवियस अटेम्प्ट को देख तक करके। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 2 लॉ की, अब लॉ का आपको याद ही होगा कि जो आपका सीए फाउंडेशन का लास्ट अटेम्प्ट हुआ था उसके अंदर पेपर का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट का पेपर आसान था, बट कहीं ना कहीं बच्चों को सबसे ज्यादा डर रहा किसमें रहा, लॉ के अंदर। और पासिंग के अंदर भी यही देखा गया कि सब सब्जेक्ट में बच्चा पास है, बट लॉ के अंदर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो गया। वहां पर कुछ नया नहीं करा आईसीए ने, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिए, जो क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए वो आपने लास्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट में देख लिए कि वो क्वेश्चन हमसे आईसीए ने पूछ लिए। ठीक है जी, और पेपर ये नहीं कह सकते कि आपकी मॉड्यूल से नहीं था या परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से नहीं था, बस ये कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया। जो क्वेश्चन जो आपका जनरली देखने को नहीं मिलता है उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल गए, और बच्चों को लगा कि यार लॉ का पेपर तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया। बट अब देखो आईसीए का ये रहा है कि अगर एक बार एक पेपर कोई डिफिकल्ट आ जाता है ना, तो अगले जो अटेम्प्ट है उसके अंदर क्या होगा कि उस पेपर को छोड़ करके बाकी 3 पेपर में से वो पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लॉ के पेपर को हम यहाँ पर एवरेज बोल सकते हैं, लॉ का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। डिफिकल्ट एवरेज क्यों लिख रहे हो सर, फिर तो आसानी लिख दो। एवरेज बेटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जो नए चैप्टर ऐड ऑन हुए हैं ना, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये वाले सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं अभी आपके लिए नए हैं, तो आपको नहीं पता कि क्वेश्चन वहां से कैसा आ जाएगा। नए वाले जो आपके चैप्टर्स ऐड ऑन हुए उनको जरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है जी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, अगर अकाउंट्स की बात करूं मैं तो वहां पर डिसोल्यूशन है, जैसे कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछने की संभावना आईसीए की थोड़ी ज्यादा है। तो लॉ का पेपर हम कह सकते हैं कि एवरेज के आसपास रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी लॉ का पेपर जो आया था वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था। ठीक है जी, और आपको पता है आईसीआई का हर बार वो एक पेपर को ही डिफिकल्ट नहीं करता, पर ना आप समझ जाएंगे। पेपर नंबर 3 इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स स्टैट्स एलआर। ठीक है जी, मैथ्स स्टैट्स एलआर। अब मैथ्स स्टैट्स एलआर की अगर आप बात करोगे तो भाई इससे ना ज्यादातर बच्चों को डर लगता है, एक फोबिया होता है मैथ्स का। ठीक है जी, और जिनका कहीं ना कहीं 11-12 में मैथ्स नहीं था उनको और ज्यादा फोबिया होता है, नॉन कॉमर्स वालों को और ज्यादा फोबिया होता है। तो कहीं ना कहीं मैथ्स स्टैट्स एलआर के पेपर के अंदर ना आईसीआई ज्यादा छेड़खानी नहीं करता है, और इसका पेपर हमेशा हमें एवरेज और ईजी देखने को मिलता है। पिछली बार भी जो पेपर आया, अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो आसान रहा था, तो इस वजह से हम इसे कह रहे हैं एवरेज और आसान रहेगा। ठीक है, आपको इसके अंदर स्टैट्स और एलआर पे थोड़ी सी पकड़ बना लीजिए। ठीक है जी, पिछले कुछ अटेम्प्ट के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर थ्योरी पूछी जाने लगी है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आप थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि बच्चों को जो 1-2 अटेम्प्ट पहले क्या हुआ था, पहले थ्योरी नहीं पूछी जाती थी और फिर अचानक से थ्योरी आ गई। ठीक है जी, तो जब थ्योरी आ गई तो अचानक से वाला पेपर टफ हुआ था, या फिर एक बार एलआर को टफ कर दिया गया था। ठीक है जी, बट ज्यादातर मैथ्स और स्टैट्स के अंदर आईसीआई कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछता है, तो थ्योरी को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एलआर के थोड़े अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, स्टैट्स के थोड़े अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। मैथ्स का आपका वही रहेगा, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डर लग रहा है तो स्टैट्स एलआर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 60 नंबर का पेपर यहाँ से आता है, और अगर पास मार्क्स के लिए 40 नंबर चाहिए तो आराम से इन दोनों सब्जेक्ट के मिला के आ सकते हैं, और मैथ्स इतना तो पढ़ोगे कि पास हो जाओगे, तो कोई टेंशन नहीं है।
इसके बाद बात करें अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स की। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा 5 चैप्टर नए हैं, 5 न्यू चैप्टर्स हैं और 5 ओल्ड चैप्टर्स हैं, 5 ओल्ड चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। अब बेटा जो 5 नए चैप्टर हैं यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें नहीं पता कि वो क्वेश्चन, आप एक्चुअल में पहली बार एक तरह से इन 5 नए चैप्टर के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं इन 5 चैप्टर से जो क्वेश्चन है सब पूछने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहेंगी। 5 ओल्ड चैप्टर से तो आपको पता है कि यार किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, बट इन 5 चैप्टर का नहीं पता है, तो इस वाले पेपर को मैं अबव एवरेज की श्रेणी में रख सकता हूं। ठीक है जी। बाकी वैसे होता आसान है, बट नए चैप्टर की वजह से मैं इसे अबव एवरेज श्रेणी में रख रहा हूं कि ये आपका कहीं ना कहीं एक सिनेरियो हो सकता है कि यहां पर आपको अकाउंट्स का पेपर लेंदी देखने को मिलेगा, लॉ का पेपर नॉर्मली देखने को मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपने आईसीएम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस सब कुछ कर लिए तो कोई टेंशन नहीं है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक कर लिया तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वांट के अंदर आपको क्या करना है, थ्योरी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है, ठीक है जी, एलआर पे थोड़ा सा फोकस करना है, स्टैट्स पे फोकस करना है, मैथ्स के अंदर आपने जितना कर लिया ठीक है। ठीक है जी। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर नए वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, तो यहां पर भी पेपर जो है वो अबव एवरेज के आसपास रह सकता है। अब बात करें टिप्स टू फॉलो। अब कुछ टिप्स टू फॉलो करनी है, यानी कि सबसे पहला है अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल। बेटा बहुत बड़ा प्रिंसिपल है अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल। जो इस प्रिंसिपल को समझ गया ना, उसने बहुत अच्छी चीजें कर ली हैं अपनी जिंदगी के अंदर। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो कई बार ये देखा गया है कि भाई साहब आपका ना जो 80% रिजल्ट है वो 20% मेहनत से आता है। जैसे कि याद करो आपका कोई भी एग्जाम था, उसके पहले के, अगर उससे जब एग्जाम है उससे पहले के 10-15 दिन की पढ़ाई और उससे पहले के 2 महीने की पहले की पढ़ाई लगभग बराबर होती थी, कि आखिरी के 15 दिन और उस 15 दिन से पहले के 2 महीने लगभग बराबर होती थी, कि आखिरी टाइम में हम कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा अपना एफर्ट्स डालते हैं और उसके हिसाब से वो रिजल्ट होता है, डिसाइड होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये करना है कि भाई साहब आपको ना अपनी 20% मेहनत से 80% फल लाना है। मतलब कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना है। ठीक है जी। आपको उन चैप्टर्स पे डील नहीं करना है जो आपको नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहे हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले आपको 20% मेहनत के अंदर अपना 80% अपना सक्सेस को डिसाइड करना है। जैसे आपको पता है कि मैथ्स स्टैट्स एलआर के अंदर यार अगर मेरे को मैथ्स टफ लगती है तो मैं स्टैट्स एलआर को अच्छे से कर लूंगा, जिसको मेरे को करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अकाउंट्स के अंदर अगर मैं मॉड्यूल 1 कर लूंगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से हो जाएगा। लॉ के अंदर मेरे को पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लंबा है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ के मैं सेल्स गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी अगर मैं कर लेता हूं तो मेरी जिंदगी आसान है, पास होना मेरे लिए आसान रहेगा। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं एक 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना होता है। आपको 100% सिलेबस नहीं करना है, आपको 80% सिलेबस करना है, बट इतनी एफिशिएंसी से करना है कि उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पास होने का यही प्रिंसिपल है, अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल करना है। आपको 100% सिलेबस पे नहीं जाना है अगर आपके पास टाइम कम है तो। अब आपको पता है कि पेपर कहीं ना कहीं हमें अकाउंट्स का लेंथी देखने को मिल रहा है, लॉ का एवरेज देखने को मिलेगा। तो पेपर अगर आप देना चाहते हैं और पास होना चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में ही, तो उसके लिए जरूरी है कि आप एमटीपीज दे, फुल कोर्स टेस्ट पेपर दें। अब भाई कभी देखा है आपने विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर साहब को, कि वो अपने इंटरनेशनल मैच से पहले प्रैक्टिस मैच ना करें, और आप सोचते हो आपके इंटरनेशनल मैच खेलेंगे जाके आईसीआई के स्टेडियम में जाएंगे और जाके छक्के चौके मार के आएंगे, 300+ नंबर लेके आएंगे विदाउट डूइंग प्रैक्टिस। तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्टिव पेपर यानी कि अकाउंट्स और लॉ के अंदर 5 से 6 मिनिमम एमटीपी पेपर से पहले दे, जिसको चेक कराएं एक एक्सपर्ट फैकल्टी से, और उसकी जो भी कमी पेशियां हैं, गलतियां हैं, उनको ठीक करें ताकि पेपर में वो गलतियां ना हो। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, जैसे कि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स, उसके अंदर आप 10 से 12 एमटीपीज दें पेपर से पहले। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एमटीपी देना और 100% सिलेबस नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, जितना हो रहा है उसे अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा रिवीजन स्ट्रेटजी, आपको लगता है कि सर बार बार रिवाइज करना एक रिवीजन स्ट्रेटजी है। भाई रिवीजन करने की भी एक स्ट्रेटजी होती है, पता है तुम्हें? ये बात मेरे को समझ आई थी मेरी 9th क्लास में। भाई 8 तक तो सबको पता है कि एक नॉर्मल सिलेबस होता था। 9th क्लास में अचानक से साइंस की लखबीर सिंह आ जाती थी, है मैथ्स के लिए आर डी शर्मा उठा के दे दी जाती थी और डिफरेंट डिफरेंट दे दी जाती थी कि भाई ये करनी है। फिर यार मेरे को समझ आया अपनी 9th क्लास के जब मेरा एग्जाम लिख रहा था, प्री बोर्ड्स जिसे कहते थे उस समय होते थे, क्या कि भाई पढ़ तो मैंने सारा रखा है, बट आखिरी टाइम पे रिवाइज कौन करेगा? अगर आखिरी टाइम पे मैंने रिवाइज नहीं करा तो मैंने चाहे वो पूरी की पूरी बुक्स लगा रखी मोटी मोटी, बट उसका कोई फायदा नहीं था। तो रिवीजन स्ट्रेटजी होती क्या है कि जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं पहली बार, तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप स्टार मार्क करते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आए, यूनिक लगे, डिफिकल्ट थे। रिवीजन के टाइम पे आपको ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है ना, इन्हीं को हाथ से बनाना होता है। बाकी क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हैं और ऊपर से गो थ्रू कर सकते हैं, बट जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है उनको बार बार देखना होता है, उनको दोबारा हाथ से बनाना होता है रिवीजन के टाइम पे। इसके अलावा आपके पास रिवीजन स्ट्रेटजी के लिए आपके जो आपने पहली बार पढ़ा था तो उसके नोट्स बनाए थे, तो वो नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर नहीं है नोट्स तो परफेक्ट रिवीजन बुक का आप नोट्स बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। परफेक्ट रिवीजन बुक में नोट्स भी मिल जाते हैं आपको और मास्टर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा रिवीजन के अंदर आपने जब टेस्ट दिया था तो एक करेक्शन कॉपी आपको बनाने को कही जाती है, तो करेक्शन कॉपी के अंदर आप सारी की सारी मिस्टेक लिख रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी मिस्टेक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवीजन के अंदर ये
काम आती है। रिवीजन के अंदर हमें इन चीज को देखना होता है कि जो चीज मेरे को आती है, फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर मेरे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर आता है, तो ये थोड़ी ना है कि मैं बार बार उसे रिवाइज करता रहूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को रेशियो प्रोपोर्शन डाइसिस लॉगरिथम वाला चैप्टर है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो मैं उसको ज्यादा फोकस करूंगा रिवीजन के टाइम पे। रिवीजन के टाइम पे ऐसा नहीं होता कि बार बार उठाया एक ही चीज को बार बार रिवाइज करे जा रहे हो। रिवीजन का मतलब है कि जो चीज मेरी कहीं ना कहीं वीकनेस है, जो बार बार दिक्कत दे रही है, जो मैं भूल रहा हूँ, उसको मेरे को बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको फोकस करना है स्ट्रेंथ पे। अब भाई आपको पता है कि मेरे 4 पेपर हैं, ठीक है जी। ज्यादातर बच्चों के ना 4 में से एक पेपर थोड़ा सा कह सकते हैं ऊपर नीचे होता है, या 2 पेपर मैक्सिमम कह सकते हैं उनको दिक्कत देते हैं, बट बाकी 2 पेपर तो आपको आते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है जिसको लॉ के अंदर थोड़ी दिक्कत है और साथ में मैथ्स के अंदर यानी कि क्वांट में दिक्कत है। अब भाई अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तो आपको आती है अच्छे से, हाँ जी सर आती है, तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में ट्राई करिए ना क्या कि मोर देन 80 नंबर लाया जाए, 90 नंबर लाया जाए। अगर 80 भी आते हैं तो 160 तो यही हो जाते हैं। बाकी 2 में अगर 50 भी आ गए तो 260 का आपका स्कोर बन गया, बताओ जरा, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, बट अपनी वीकनेस को नहीं भूलना। फॉर एग्जांपल मेरी लॉ कमजोर है, बट ऐसा नहीं है कि मैं लॉ छोड़ दूंगा, बट लॉ में मैं ट्राई करूंगा कि मिनिमम 50 मार्क्स तो आ ही जाए मेरे, और साथ ही साथ अकाउंट्स मेरा अच्छा है तो मैं ट्राई करूंगा 80+ नंबर लेके आ पाऊं। तो ये जरूरी है आपके लिए। इसके बाद आपको आखिरी टाइम में बेटा 20 दिन है, तो इसके अंदर ना बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा, ठीक है। आप डिफरेंट वीडियोस देखेंगे, पेपर ये पेपर वो, तो आपको इस समय काम रहना है, जो आप पढ़ रहे हो उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। हेल्दी डाइट लेनी है। इस समय ना देखो गर्मी बहुत है, ठीक है ना, बार बार बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हेल्दी डाइट लेनी है, हल्का खाना खाना है, रॉ फ्रूट्स रॉ वेजिटेबल्स लेनी है। इसके अलावा दिमाग को काम करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, इस समय छोटी मोटी एक्सरसाइज करिए, ठीक है, घर में ही रह के कर सकते हैं, और मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जब आप अप्लाई करेंगे ना अपने आने वाले अटेम्प्ट के लिए, तो बिलीव मी ये वाला अटेम्प्ट आपके नाम होगा, और आप 100% श्योर इस अटेम्प्ट में क्लियर होंगे। इसके अलावा ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी आपके साथ था, है और रहेगा, ये आपको पता है, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। तो जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।